Hello students, today we will discuss a new topic, present value of a deferred annuity. So let us start. तो देखो इससे पहले हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड एन्युटी। देखो क्या होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड एन्युटी। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए डेफर्ड एन्युटी फॉर एन पीरियड डेफर्ड एम पीरियड is the value of annuity at the beginning of the interval of deferment। तो सबसे पहले देखो डेफर्ड एन्युटी। डेफर्ड एन्युटी क्या होती थी भी? एक एन्युटी जिसके अंदर जो रेगुलर पेमेंट करते हैं वो क्या, वो कुछ टाइम पीरियड छोड़ने के बाद स्टार्ट होते थे। यानी अपनी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट करते थे हम, वो पहले टाइम पीरियड पे नहीं होती थी, कुछ टाइम पीरियड छोड़ने के बाद वो पहले इंस्टॉलमेंट होती थी। उसके बाद क्या चलती रहती थी? रेगुलर इंस्टॉलमेंट चलती रहती थी। तो क्या लिखा है? डेफर्ड एम पीरियड, मतलब एम पीरियड छोड़ने के बाद फिर अगले एन पीरियड क्या हुई है? रेगुलर पेमेंट हुई है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड एन्युटी क्या हो जाएगी? इज द वैल्यू ऑफ एन्युटी एट द बिगिनिंग ऑफ द इंटरवल ऑफ डिफरमेंट। इंटरवल ऑफ डिफरमेंट मतलब जिस इंटरवल से अपनी रेगुलर पेमेंट स्टार्ट हुई है। तो क्या हुआ है कि पहले एम पीरियड छोड़ने के बाद अगले एन पीरियड क्या हुई है? अपनी रेगुलर पेमेंट हुई है। तो जो अगले एन पीरियड रेगुलर पेमेंट हुई है उनकी वैल्यू बिगिनिंग ऑफ द इंटरवल ऑफ डिफरमेंट, यानी इंटरवल ऑफ डिफरमेंट के बिगिनिंग में निकालना क्या कहलाएगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड एन्युटी कहलाएगी। तो इसमें देखो डेफर्ड एन्युटी में प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला क्या हो जाएगा? P इक्वल टू आर इंटू में कैपिटल आर यानी इक्वल इंस्टॉलमेंट इंटू में क्या आ जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस आई की पावर माइनस एम माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एम प्लस एन, यानी एम प्लस एन के साथ क्या है? माइनस है, डिवाइड बाई आई। तो क्या है देखो P इक्वल टू कैपिटल आर इंटू में ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस आई की पावर माइनस एम माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस ऑफ एम प्लस एन डिवाइड बाई आई। अब देखो ये एम और एन एक कुछ एग्जांपल से समझते हैं। तो देखो ये एक एग्जांपल है जिसमें टोटल टाइम पीरियड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम पीरियड है और हर एक टाइम पीरियड की पेमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ टाइम पीरियड हो रही है। देखो इस जो लास्ट टाइम पीरियड था 7 से 8, इसकी पेमेंट क्या हुई है? 7 ईयर होने पे। फिर 6 से 7 ईयर सेकंड लास्ट अपना टाइम पीरियड, इसकी पेमेंट कहाँ हो रही है? अपनी 6 ईयर पे। तो टोटल कितने टाइम पीरियड है? 8, और हर एक टाइम पीरियड की पेमेंट क्या हो रही है? एट द बिगिनिंग ऑफ टाइम पीरियड। तो अब देखो कितने टाइम पीरियड पेमेंट हुई है अपनी। तो एक तो ये इसकी पेमेंट यहाँ हो चुकी है, तो 1 2 3 4 5, यानी कितने टाइम पीरियड पेमेंट हुई है? रेगुलर 5 टाइम पीरियड हुई है। और कितने टाइम पीरियड पेमेंट नहीं हुई है शुरुआत में? कितने टाइम पीरियड रह गए? 1 2 3। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है? m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू कितनी है? 5। तो देखो कि ये अपना पहला टाइम पीरियड है, इसकी पेमेंट क्या होनी थी? यहाँ होनी थी, इसकी पेमेंट नहीं हुई है। फिर ये दूसरा टाइम पीरियड है, क्योंकि हर एक टाइम पीरियड की पेमेंट क्या हो रही है? बिगिनिंग में हो रही है अपनी। तो इसकी पेमेंट 0 पे होनी थी, तो यहाँ नहीं हो रही है। फिर ये दूसरा टाइम पीरियड था, इसकी पेमेंट 1 पे होनी थी, ये भी इसकी भी कोई पेमेंट नहीं हो रही है। फिर ये तीसरा टाइम पीरियड था, इसकी पेमेंट इसके स्टार्ट में होनी थी, तो इसकी भी नहीं हो रही। तो 3 टाइम पीरियड पे कोई पेमेंट नहीं हो रही, तो इनकी वैल्यू कितनी है? 3 है। उसके बाद देखो इस टाइम पीरियड 3 से 4, इसकी पेमेंट क्या होनी थी? 3 ईयर होने पे होनी, तो इसकी पेमेंट हो रही है। तो कितने टाइम पीरियड पेमेंट हो रही है? 1 2 3 4 5 टाइम पीरियड क्या हो रही है? पेमेंट हो रही है। तो इनकी वैल्यू कितनी है? 5 है। देखो सेकंड केस, इसमें भी टोटल टाइम पीरियड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम पीरियड है। और हर एक टाइम पीरियड की पेमेंट क्या हो रही है? उसके एंड में हो रही है। तो 7 से 8 जो टाइम पीरियड था उसकी पेमेंट क्या हुई है? 8 ईयर होने पे। 6 से 7 जो टाइम पीरियड था उसकी पेमेंट क्या हुई है? 7 ईयर होने पे। तो देखो कितने टाइम पीरियड पेमेंट हो रही है? 1 2 3 4 5। देखो इस टाइम पीरियड में पेमेंट हो रही है, क्योंकि हर एक टाइम पीरियड की पेमेंट क्या हो रही है? उसके एंड पे हो रही है। 3 से 4 जो टाइम पीरियड उसकी पेमेंट क्या होगी? 4 ईयर होने पे होगी। तो इस टाइम पीरियड की पेमेंट हो रही है, इसकी भी हो रही है। तो कितने टाइम पीरियड पेमेंट नहीं हो रही है? 1 2 3। देखो 207 जो टाइम पीरियड है उसकी पेमेंट कहाँ होनी थी? 1 ईयर होने पे होनी थी, तो यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं है, तो इस टाइम पीरियड की पेमेंट नहीं हो रही है। फिर सेकंड टाइम पीरियड यानी 1 से 2, इसकी पेमेंट 2 ईयर होने पे होनी थी, तो इसकी भी कोई पेमेंट नहीं हो रही है। और फिर थर्ड टाइम पीरियड क्या है? 2 से 3, तो इसकी पेमेंट कहाँ होनी थी? 3 ईयर होने पे होनी थी, तो इसकी पेमेंट नहीं हो रही है। तो पहले 3 टाइम पीरियड क्या हो रही है? पेमेंट नहीं हो रही है। फोर्थ टाइम पीरियड देखो 3 से 4, तो इसकी पेमेंट क्या होनी थी? 4 ईयर होने पे होनी थी, तो इसकी पेमेंट हो रही है। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप ये मत गिन लेना कि 1 2 3 4 टाइम पीरियड पेमेंट नहीं हो रही है। इस टाइम पीरियड की पेमेंट हो रही है, जो फोर्थ टाइम पीरियड है इसकी पेमेंट अपनी 4 ईयर होने पे हो रही है। तो कितने टाइम पीरियड पेमेंट हो रही है? 1 2 3 4 5। तो एन की वैल्यू कितनी है? 5। और एम कितने टाइम पीरियड पेमेंट नहीं हो रही है? 1 2 3। तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। आया समझ में? एम और एन कैसे लेते हैं? तो देखो एम और एन आने के बाद प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P इक्वल टू आर इंटू में
ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 प्लस आई की पावर माइनस एम माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस ऑफ एम प्लस एन, यानी एम प्लस एन करने के बाद उसका माइनस डिवाइड बाय आई। तो ये हो जाएगा अपना प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला फॉर डेफर्ड एन्युटी। अब इसका इक्वेशन करते हैं। तो देखो 7th एग्जांपल, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ एनुअल पेमेंट ऑफ 6,000 रुपीज ईच, द फर्स्ट बीइंग मेड एट द एंड ऑफ 5 years एंड द लास्ट एट द एंड ऑफ 12 years इफ मनी इज वर्थ 6% पर एनम इफेक्टिव। तो रेट कितनी है 6% पर एनम, और जो इक्वल पेमेंट स्टार्ट हुई है उनकी वैल्यू कितनी है 6,000 रुपीज, यानी कैपिटल आर कितना अपना 6,000 रुपीज पर एनम, यानी एनुअली पेमेंट है तो पर ईयर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो जो फर्स्ट पेमेंट हुई है वो क्या है एंड ऑफ 5 year हुई है, और जो लास्ट पेमेंट है वो एंड ऑफ 12 years। तो एम और एन की वैल्यू देखो क्या आएगी यहाँ पे। देखो मैं क्या गिवन था कि फर्स्ट पेमेंट हुई है एट द एंड ऑफ 5 years और लास्ट पेमेंट हुई है एट द एंड ऑफ 12 years। तो टोटल टाइम कितना है 0 से 12 years, यानी टोटल टाइम पीरियड कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम पीरियड है, और हर एक टाइम पीरियड की पेमेंट क्या हो रही है एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड हो रही है। देखो जो लास्ट पेमेंट हुई है वो एट द एंड ऑफ 12 years हो रही है, तो लास्ट टाइम पीरियड की पेमेंट क्या हुई उसके एंड पे हुई है। तो अब देखो कितने टाइम पीरियड पेमेंट हुई है, तो यहाँ हुई है इस टाइम पीरियड की पेमेंट 12 year होने पे, इस टाइम पीरियड की पेमेंट 11 year होने पे, इसकी 10 year होने पे, ऐसे इस टाइम पीरियड देखो यहाँ पे किस टाइम पीरियड की पेमेंट है ये 4 से 5, क्योंकि हर एक टाइम पीरियड की पेमेंट क्या हो रही है उसके एंड पे हो रही है। तो यहाँ तक अपनी क्या हो रही है इस टाइम पीरियड तक पेमेंट हो रही है। तो कितने टाइम पीरियड पेमेंट हो रही है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एन की वैल्यू कितनी है 8। अब कितने टाइम पीरियड पेमेंट नहीं हो रही, देखो फर्स्ट टाइम पीरियड 0 से 1, तो इसकी पेमेंट क्या होनी थी 1 year होने पे होनी थी, तो यहाँ कोई पेमेंट नहीं हो रही। फिर 1 से 2 ये सेकंड टाइम पीरियड, इसकी पेमेंट 2 year होने पे होनी थी, तो यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं हो रही। फिर 2 से 3 थर्ड टाइम पीरियड, इसकी पेमेंट 3 year होने पे होनी थी, तो यहाँ पे भी कोई पेमेंट नहीं हो रही। फिर 3 से 4 फोर्थ टाइम पीरियड, इसकी पेमेंट 4 year होने पे होनी थी, यहाँ पे भी कोई पेमेंट नहीं हो रही। अब देखो इस टाइम पीरियड 4 से 5, तो इसकी पेमेंट 5 year होने पे होनी थी, तो इसकी पेमेंट हो रही है, तो इस टाइम पीरियड की पेमेंट हो रही है। यहाँ तक कोई जो यहाँ से पीछे जो टाइम पीरियड उनकी पेमेंट नहीं हो रही, तो कितने टाइम पीरियड पेमेंट नहीं हो रही 1 2 3 4, तो एम की वैल्यू कितनी है 4। तो पहला टाइम पीरियड क्या था 4 से 5, जहाँ क्या हुई उसकी पेमेंट हुई है, तो इसकी पेमेंट हुई, इसके आगे सभी टाइम पीरियड की पेमेंट हुई, तो कितने टाइम पीरियड पेमेंट हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 टाइम पीरियड क्या हो रही है पेमेंट हो रही है, तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो देखो इसका सॉल्यूशन, तो कैपिटल आर कितना गिवन हमें 6,000 रुपीज, एम की वैल्यू कितनी आ गई 4, एन की वैल्यू कितनी आई है 8, तो स्मॉल आर यानी रेट की वैल्यू कितनी गिवन है 6% पर एनम, तो आई क्या हो जाएगा r बाई 100, 6 बाई 100 कितना आ गया 0.06। तो प्रेजेंट वैल्यू जब डेफर्ड एन्युटी हो तो क्या फॉर्मूला होता है उसका P इक्वल टू आर इंटू में मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 प्लस आई की पावर माइनस एम माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एम प्लस एन, यानी एम प्लस एन के साथ फिर माइनस लगाना ब्रैकेट में एम प्लस एन डिवाइड बाई आई। तो इसमें वैल्यू पुट कर दें आर आई और एम और एन की, तो आर की वैल्यू 6,000, आई की वैल्यू 0.06, एम की वैल्यू 4 और एन की वैल्यू 8 पुट करो इसमें। तो क्या आ गया P इक्वल टू 6,000 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 प्लस में 0.06 की पावर माइनस 4 माइनस 1 प्लस में 0.06 की पावर माइनस के साथ क्या आ गया 4 प्लस 8, यानी 4 प्लस 8 करने के बाद फिर माइनस डिवाइड बाय में 0.06, तो इसको सम किया तो कितना आ गया 1.06 आ गया, इसकी पावर माइनस 4, यहाँ क्या हो गया 1.06 की पावर माइनस 12, तो ये आ गया P की वैल्यू। अब क्या निकालेंगे इसकी वैल्यू निकालेंगे 1.06 की पावर माइनस 4 और 1.06 की पावर माइनस 12, तो सबसे पहले निकालते हैं 1.06 की पावर माइनस 4। तो मैंने 1.06 की पावर माइनस 4 को x मान लिया, उसके बाद क्या किया मैंने लॉग ऑपरेट किया दोनों साइड, तो log x क्या हो गया माइनस 4 log 1.06, तो log m की पावर n का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा n log m, फिर log 1.06 की वैल्यू निकाली क्या आ गई 0.0253, फिर इसको माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया log x इक्वल टू माइनस 0.1012, फिर इस log को इस साइड लाया तो क्या हो गया x इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ माइनस 0.1012, क्या हो गया एंटी लॉग एक नेगेटिव नंबर का आ गया, जो हमने पिछले पार्ट में डिस्कस भी किया था कि हम नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। तो हम एंटी लॉग ऑफ माइनस 0.1012 की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर क्या होता है भाई, जो डेसिमल से आगे नंबर उसमें क्या कर दो एक ऐड कर दो, 0 प्लस 1 कर दिया क्या आ गया 1 आ गया। फिर क्या होता है कि 1 में से जो डेसिमल के साथ पीछे जो नंबर उसको क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दोगे 0.1012, तो क्या आ जाएगा 0.8988, जो ये पॉजिटिव वैल्यू है उसके क्या निकालना होता है एंटी लॉग, तो एंटी लॉग निकाल लिया मैंने 0.8988, तो क्या आ जाएगा इसका एंटी लॉग 7.921 आ जाएगा।
तो अपना एंटीलॉग ऑफ -0.1012 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7.921 मल्टीप्लाई में 10 की पावर, जो ये 0 + 1 करने पे क्या है 1, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा -1, तो क्या आ गया एंटीलॉग ऑफ -0.1012 की वैल्यू कितनी आएगी 7.921 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.7921। तो देखो अपना x क्या था भाई, x था अपना एंटीलॉग ऑफ -0.1012, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, इसकी वैल्यू आ चुकी है 0.7921। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई अपनी 0.7921। तो x की वैल्यू क्या आ गई 0.7921 आ गई। और x क्या लिया था हमने, x लिया था मैंने 1.06 की पावर -4, तो 1.06 की पावर -4 की वैल्यू कितनी आ गई 0.7921 आ गई। इसके बाद हम वैल्यू निकालेंगे 1.06 की पावर -12 की, तो क्या करेंगे इसको हम क्या मान लेंगे y मान लेंगे। तो मैंने 1.06 की पावर -12 क्या मान लिया y मान लिया, फिर क्या किया दोनों साइड log ऑपरेट किया, तो log y क्या हो जाएगा -12 log 1.06। फिर इसकी log की वैल्यू यहाँ पुट करके सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा log y आ जाएगा अपना -0.3036। तो यहाँ से y क्या हो जाएगा एंटीलॉग ऑफ -0.3036, इसकी वैल्यू निकाल लेना तो क्या आ जाएगी 0.4971 आ जाएगी। यानी अपनी 1.06 की पावर -12 की वैल्यू कितनी आ गई 0.4971 आ गई। अब उस फार्मूले में दोनों वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ मैं 1.06 की पावर -4 की वैल्यू और 1.06 की पावर -12 की वैल्यू पुट करता हूँ, तो क्या आता है देखो P क्या आ जाएगा 6000 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 0.7921 माइनस 0.4971 डिवाइड बाय 0.06, इसको सोल्व कर लेना। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 29,499 रुपीज एंड 99 पैसे, यानी अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा 29,500 रुपीज हो जाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई अपनी 29,500 रुपीज। ओके, थैंक यू।